गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद, उत्कंठ राष्ट्रवाद या प्रखर राष्ट्रवाद, इस पर चर्चा करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये अपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में और जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में भी पढ़ाया जाता है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में भी पढ़ाया जाता है। ये न केवल राजस्थान बल्कि भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। पीजी में भी है, यूजी में भी है और प्रतियोगी परीक्षा में भी यह पूछा जाता है। प्रत्येक विचारक के अपने अपने मत होते हैं और विशेषकर किसी एक मत को लेकर के उसकी मान्यता रहती है, उसको जाना जाता है। प्रखर राष्ट्रवाद की बात आती है तो निश्चित रूप से इन्हीं का नाम आता है। स्वराज्य की बात आती है तो महर्षि दयानंद का नाम आता है और जब आधुनिक भारत के जनक की नाम आती है तो राजाराम मोहन राय का नाम आया जाता है। तो आज हम उत्कंठ राष्ट्रवाद या प्रखर राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा करनी होगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और इसका है प्रखर या उत्कंठ राष्ट्रवाद। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की विचार प्रबलतम रूप से चल रही थी, लेकिन उस राष्ट्रवाद में न केवल राष्ट्रीय आंदोलन बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी साथ चल रहा था। यहां पर ध्यान देने योग्य यह बात है, जब वह राष्ट्रवाद का विचार चल रहा था तो उस राष्ट्रवाद में भी द्विधारा थी। एक थे उदारवाद के पक्षकार, दूसरे थे प्रखर राष्ट्रवाद के पक्षकार। तो जो उदारवाद के पक्षधर थे वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अपनी गहरी आस्था प्रकट करते थे और कुछ मायनों में उस बात को स्वीकार करते थे कि यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था अपनी ज्ञान, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के कारण भारतीयों के लिए ईश्वरीय वरदान है और अंग्रेजी शिक्षा का वो अत्यधिक महत्व देते थे। तो उदारवादी पश्चिम के विचारों के माध्यम से भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन प्रबल राष्ट्रवाद के पक्षकार और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के चिंतक इस तिलक ने अपने विचारों के अंतर्गत प्राचीन कालखंड की व्यवस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत की गौरवमयी परंपराएं, अतीत की स्वर्णमयी जो हमारी संस्कृति थी उसके सांस्कृतिक मूल्य और भारतीय जीवन के मूल्यों का जो आदर्श रूप है, उस मूल्यों की मूल प्रकृति की जो संस्कृति है उसे अंगीकार करने
और स्वीकार करने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने पश्चिम की विचार और उनके मूल्य, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनके आधार पर राष्ट्रवाद की वकालत नहीं की। उन्होंने कहा मैं इस प्रकार के राष्ट्रवाद की व्यवस्था चाहता हूं जिसमें हमारे प्राचीन भारत के मूल्य और अतीतमय गौरव की जो समृद्धशाली परंपराएं हैं, मानवीय मूल्यों और भारतीय मानवीय मूल्यों के जीवन की जो व्यवस्था है, उनको प्रतिष्ठित करना चाहता हूं ताकि हमारा अतीत भी बहुत समृद्धशाली हो सके। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि तिलक अपने राष्ट्रवाद के विचारों के अंतर्गत बहुत प्रबलता से जिन मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहता था, वो बहुत सारगर्भित, आत्मनिर्भर वाले, स्वावलंबन वाले और स्वास्थ्य संस्थाओं में भारतीयों के द्वारा व्यवस्थाएं प्रतिष्ठित हो और भारत के लोग ही उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करे, इस प्रकार की जो बात यह ध्येयनिष्ठ प्रखर राष्ट्रवादी विचारक तिलक अपने विचारों के अंतर्गत देता है। तिलक के विचारों को हम प्रबलता से जब उनकी प्रबलता को देखते हैं तो सबसे पहले उनके विचारों में क्या था? उत्कंठ राष्ट्रवाद। उत्कंठ राष्ट्रवाद ये किसी भी अन्य विचारक के मन में नहीं था। हां, ये बात भिन्न है कि इससे पूर्व भी कुछ लोगों ने स्वराज्य की भी बात कही है। अपन जब स्वराज्य की चर्चा करेंगे तब उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राचीन कालखंड की ऐतिहासिक विरासत, भगवान श्री कृष्ण, चाणक्य, शिवाजी महाराज, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हुए, उनके जो आदर्श थे वो श्री कृष्ण, शिवाजी, वो अपने विचारों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस प्राचीन कालखंड की जो विकट परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भी शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं, तो हम वर्तमान की इन छोटी सी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इनमें स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकते। वो हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाते हैं। वो भारत के लोगों में जो उनका सोया हुआ स्वाभिमान था, उसको जगाने की चेष्टा करते हैं, यानी कि पुनर्जागरण या पुनरुत्थान की बात करते हैं। इसलिए कुछ विचारक इन्हें क्या बोलते हैं? पुनरुत्थानवादी विचारक। उत्थान पुनरुत्थान वादी राष्ट्रवाद के पक्षकार, पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के पक्षकार। तो पुनरुत्थान इसी कारण कहा जाता है कि हमारे अतीत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रतिष्ठित थी, उनको पुनः प्रतिष्ठित करना है, या भारत के लोगों में उन भावनाओं का पुनः संचारण करना है, या सुषुप्त भारतीय लोगों की राष्ट्रवाद की भावनाओं को पुनर्जागृत करना है। इस कारण उन्हें पुनरुत्थानवादी विचारक भी कहा गया।
उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत जिन व्यवस्थाओं को प्रबल मन से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, उस प्रखर राष्ट्रवाद की विचारों को लिए उन्होंने जो माध्यम चुने वो भी बड़े सम्मानजनक और नैतिक आदर्श वाले माध्यमों से उन्होंने स्वराज्य और राष्ट्रवाद की स्थापना पर बल दिया। वो थे गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। देखिए, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की जब बात उन्होंने की कि इस आयामों के माध्यम से, इन राष्ट्रीय या राजकीय त्योहारों के माध्यम से हम राष्ट्रवाद की भावना को पुनः जागृत कर सकते हैं, तब उन पर आरोप लगा कि यह धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान गणेश और भगवान शिव, उनको आधार मान करके उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को सार्वजनिकरण किया। तो तिलक पर यह जो आरोप लगा था, यह मिथ्या आरोप था और वास्तव में यह मील का पत्थर साबित होता है प्रखर राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित करने को। तिलक के दाएं हाथ और बाएं हाथ अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली के माध्यम से उन्होंने गणेश महोत्सव, जो मराठों का राजकीय त्योहार था, केवल मराठा मनाते थे, मराठों का राजकीय या शासकीय, मराठों का राजकीय या शासकीय त्योहार था, जिसका सार्वजनिकरण किया, सम्मिलित लोगों को सम्मिलित किया। उसमें मराठा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे माहर हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय होना चाहिए, उसका चिंतन भारतीय भी होना चाहिए। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, लेकिन तिलक की प्रबल पक्षकार थी। 1916 में एनी बेसेंट ने उसको भारतीय भरत के नाम से कहा। तिलक को भारतीय भरत की संज्ञा उन्होंने दी और कहा यह प्रखर राष्ट्रवाद का जो विचार है वो स्वशासन के लिए नींव का पत्थर साबित है। तो तिलक गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से मराठों, महारों, मुस्लिमों, समस्त लोगों को जागृत करते हुए, उनमें एक जागृति का भाव भरते हुए कि संपूर्ण भारत में स्वराज्य किस प्रकार प्रतिष्ठित हो सकता है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि यह मेरा राज्य है, स्वराज्य है, या यह मेरा राष्ट्र है। ये राष्ट्रवाद का जो विचार है वो मन में अंकुरित होना चाहिए। राष्ट्रवाद की जो विचार है ये ऐसा नहीं है कि किसी परचून की दुकान पे मिलती, ऐसा नहीं होता है। यह अंतःकरण के वो मनोवेग है, राष्ट्र पर अपने आप को आहूत करने के लिए तत्परता रहती है। अरे हम उस वीर प्रसूता भारत के नागरिक हैं जिनमें राष्ट्र पर पहले अपने आप को आहूत करने के लिए संघर्ष होता है। आप मेवाड़ का इतिहास उठा के देखिए, वहां दो वीरों में केवल संघर्ष इसी बात को लेकर के होता है
कि राष्ट्र में, राष्ट्र पर पहले शहीद मैं होऊंगा, और दूसरा कहता है कि मैं शहीद होऊंगा। आपको आश्चर्य होगा और आप इस बात को, घटना को सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उन दोनों में संघर्ष होता है। तो किले पर पहले पहुंचने के लिए तो एक तो सीधा ही उस पर जाने की चेष्टा करता है, तो दूसरा उस गेट को तोड़ करके हाथी के माध्यम से प्रवेश करने की चेष्टा करता है। अरे यहां तक उनके राष्ट्रवाद का विचार नहीं रहता है, क्योंकि किले के गेट के आगे जो कील लगी हुई होती है उससे हाथी भयभीत हो जाता है। तो एक तो उस गेट के आगे खड़ा हो जाता है, तो सीने के ऊपर हाथी जैसे चोट करता है तो पीछे कीलें फंस जाती है, और हाथी जब उसको धक्का देता, गेट भी टूटता और अंदर जाता है, तो दूसरा अपने साथी को कहता है कि मेरा रस्से से मैं चढ़ रहा हूं, मेरा सिर काट दे ताकि रस्सा सीधा अंदर चला जाए, मेरा सिर राष्ट्र पर पहले पहुंचे। तो तिलक उस भारत के लोगों के सुषुप्त राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए जिस नैतिक विचार की बात करता है उसमें सकारात्मक अवधारणा होती है और नैतिक मूल्यों पर आधारित यह अवधारणा होती है। राष्ट्र पर अपने आप को अनाम उत्सर्ग करने की जो उत्कंठ आकांक्षा है वह भारत के लोगों में ही मिलती है। यह भाव जागृत करता है। तिलक प्राचीन कालखंड के जो अनुपम उदाहरण हैं उन उदाहरणों के माध्यम से भारत के लोगों को जागृत करके और उनके सोए हुए राष्ट्रवाद, सुषुप्त राष्ट्रवाद को जागृत करता है। फलतः उसके राष्ट्रवाद को जागृत राष्ट्रवाद या प्रखर राष्ट्रवाद या उत्कंठ राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। तिलक के राष्ट्रवाद में जिन जिन आयामों की जो बात कही गई है उसमें सबसे पहला आता है स्वराज्य। तिलक के राष्ट्रवाद में सबसे पहला विचार आता है स्वराज्य। तो स्वराज्य का मतलब केवल हमारा राज्य, इतना इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक और मौलिक और सकारात्मक अवधारणा है। वो कहते हैं कि विदेशी शासन से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहना और स्वधर्म की पालना के अनुरूप धर्म राज्य को प्रतिष्ठित करना ही स्वराज्य है। तिलक ने जिस धर्म राज्य की जो बात कही है वो स्वराज्य की मौलिक और सकारात्मक अवधारणा है, नैतिक मूल्यों पर आधारित अवधारणा है, वो भौतिक नहीं है। और एक आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं, यहां स्वधर्म की जिसकी जो बात की है उस धर्म का मतलब जो होता है वो रिलीजन से नहीं है, वो नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करने वाले उस धारण करने योग्य मानवीय मूल्य जो भारतीय सनातन संस्कृति की अभिन्न व्यवस्थाओं का अंग थे, जो हमारी गौरवमयी परंपराओं के मूल्यों की मूल प्रकृति के अनुकूल थे। भारत के व्यक्ति की जो चिंतन है, जो विचार है या जो अवधारणा है उसकी एक मूल प्रकृति होती है सद्गुण। ये हमारी संस्कृति की मानवीय मूल्यों की मूल प्रकृति है।
इस मूल प्रकृति के हम प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। ऐसा तिलक की जो मान्यता थी, और वास्तव में यह प्रमाणित और अकाट्य सत्य है कि भारत के लोगों में जिस सद्गुण का विचार, जिस नैतिक मूल्यों का जो विचार इस वीर पुरुषोत्ता माता के सपुत्रों में है, वो अन्य देशों की व्यवस्थाओं में नहीं मिल सकता। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने विचारों के अंतर्गत जिस स्वराज्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उस स्वराज्य में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में जनता सक्रिय और सार्थक रूप से भागीदारी निभाती हुई स्वराज्य की बात को रखे। यानी कि तिलक का स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वराज्य नहीं है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी स्वराज्य प्रतिष्ठित हो, भारत की जनता की सार्थक और प्रभावी रूप से भागीदारी हो। यानी कि इस प्रकार का जो स्वराज्य का जो स्वशासन की व्यवस्थाओं का जो प्रतिष्ठित करने के लिए आयाम वो बताना चाहते हैं, उस आयाम में लोकतांत्रिक स्वराज्य की किरण दिखाई देती है। लोकतांत्रिक स्वराज्य का तात्पर्य प्रत्येक क्षेत्र में लोक की व्यवस्था सक्रियता से भागीदारी हो। यानी कि वही बात आ गई, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में जनता की प्रभावी और सक्रियता से भागीदारी हो, वह वास्तव में सही स्वराज्य की बात होती है। तिलक की यह मूल धारणा थी, और यह प्रमाणित और अकाट्य सत्य भी है कि परतंत्र राष्ट्र में प्रगति नहीं होती। किसमें? परतंत्र राष्ट्र में। पराधीन सपने सुख नहीं। हम किसी के अधीन हैं, परतंत्र है, तो निश्चित रूप से हमारी मौलिक जो बात है उसको नहीं रख पाते। हम एक सीमा में बंधे रहते हैं। हमारी सोच चाहे कितनी प्रखर हो, प्रबल हो, लेकिन हम इस सीमा को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हम परतंत्र है। हमारा सीमांकन किया गया है, वो वैचारिक सीमांकन भी हो सकता है। हमारी एक मजबूरियां जो होती है, उनके कारण हम बंधे रहते हैं। तो तिलक इस परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए जिस स्वराज्य की बात करता है, उस स्वराज्य के अंतर्गत तिलक कहता है, मैं जिस स्वराज्य की कल्पना कर रहा हूं वो संपूर्ण स्वराज्य। पहले तो केवल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, अब उनको थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न समझेंगे। राजनीतिक स्वराज्य में तिलक कहता है, मैं जिस स्वराज्य की कल्पना करता हूं वो न केवल मराठों का, महारों का, मुस्लिमों का, राजपूतों का, जाटों का या किन्हीं अन्य जातियों का स्वराज्य नहीं है, वो संपूर्ण भारत की जनता का स्वराज्य है। वो किसका? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो किसका? संपूर्ण भारत की जनता की सक्रियता से
और सार्थकता से भागीदारी वाला स्वराज्य है। यदि संपूर्ण जनता की सक्रियता और सार्थकता से भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से उसमें स्व का भाव जागृत होगा। हमारे अपना एक अपनत्व का भाव, जिसको बोलते हैं भावात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट। अब जैसे आप विद्यार्थी बैठे, आप में से जैसे ये विद्यार्थी, मैं पूछता हूं क्लास में कि तिलक का पूरा नाम क्या है, तो पूरी क्लास में समझ लो कोई नहीं बता पाता। आप जितने बैठे कोई नहीं बता पाते। एक ये विद्यार्थी जो है वो बताता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो और मैं इसको बोलता हूं एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया। उसी समय से उस बच्चे के मन में, इस बच्चे के मन में ये भाव जागृत हो जाएगा कि यह तिलक का पूरा नाम मैंने बताया। वो जीवन भर उसको याद रहेगा। कहीं पर भी क्वेश्चन की बात चलेगी, तिलक की बात आएगी, तो उसका इतना भावात्मक लगाव हो जाएगा, यानी कि मेरे वाला तिलक, मेरा अपना तिलक। इसे बोलते हैं भावात्मक लगाव, स्व के प्रति भाव, स्व समर्पण का भाव। ये जो स्वता का जो भाव है, वही स्वराज्य तिलक चाहता है। इसमें न कोई महार है, न कोई मुस्लिम है, न कोई मराठा है। समुचित, न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, न कोई स्वर्ण, न कोई अवर्ण, कुछ भी। संपूर्ण भारत के लोगों के मन में इस प्रकार का भाव जागृत हो कि ये हमारा, तब निश्चित रूप से वह एक राष्ट्रीय भाव होगा। कैसा राष्ट्रीय भाव होगा? तिलक मई 1916 में, मई 1916 लखनऊ में इस बात को कहता है कि मैं जिस स्वराज्य की बात कर रहा हूं, उस स्वराज्य का तात्पर्य हमारे मामलों का प्रबंधन हमारे हाथों में हो। हमारे मामलों का प्रबंधन हमारे हाथों में हो। इसको थोड़ा मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले इसी समय एनी बेसेंट से मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। उसने स्वराज्य का तात्पर्य हमारे मामलों का प्रबंधन हमारे हाथों में हो, वो इस कारण कहा कि उस समय जो प्रबंधन था वो ब्रिटिश लोगों के हाथों में था। वो मुट्ठी भर जो मलेच्छ आए थे, उनके द्वारा जो कुशासन सुशासन के नाम पर चलाया जा रहा था, तिलक ने उसका प्रतिरोध करते हुए कहा, सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो। बल्कि उनके द्वारा तो कुशासन ही चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अधीनस्थ भारत जो व्यवस्था जो चल रही है, इसमें मूल जो गड़बड़ी है वो कहां पर है? वो जो ब्रिटेन के लोग वहां जो बैठे हैं, शासन चला रहे, वहां से नहीं है। यहां पर जो शासन कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो चला रहे हैं, राजस्व को एकत्रित करने की व्यवस्थाओं पर जिनका कंट्रोल है, वो कुशासन यहां पर चला रहे हैं।
उन्होंने ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को मंदिर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा मंदिरों को हटाना नहीं चाहते, या मंदिर को हटाना नहीं चाहते हैं। मंदिर में जो पुजारी है, जो पुरोहित है, जो पूजा अर्चना वहां पर कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन के जो लोग यहां पर शासन कर रहे हैं, वो गलत है। उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसमें भारतीय हितों पर कुठाराघात हो रहा है। भारत की जनता को विपन्न किया जा रहा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, सोने की चिड़िया, भारत का दोहन हो रहा है। फलतः हमें वहां पर भारतीयों को प्रतिष्ठित करना है। मंदिर में जो पुरोहित है, जो पुजारी है, जो इस व्यवस्था को जो चला रहा है, वो कौन होना चाहिए? वो भारतीय होना चाहिए, ताकि स्वराज्य प्रतिष्ठित हो सके। आज भारत का कोई भी व्यक्ति किसी व्यवस्था को चलाता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? भारत के लोगों के हितों की भलाई। चूंकि उस कालखंड में जो व्यवस्था प्रतिष्ठित थी, उसमें उस व्यवस्था को, प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था को संचालित कौन कर रहा था? ब्रिटिश अधिकारी कर रहा था। तो उसकी निष्ठा और प्रतिबद्धता अपने प्रति थी, ब्रिटेन के प्रति थी। भारतीयों से उसका कोई लगाव नहीं था। उसी अलगाव के भाव के कारण भारत का शोषण हुआ। तिलक जब इस प्रकार के विचार लेकर के आते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहां पर तिलक के विचारों में थोड़ा सा उतार आ गया, क्योंकि तिलक लंबे कालखंड तक 1908 से लगा करके 1914 तक मांडले की जेल में रहते हैं। यहां उनको बहुत प्रताड़नाएं दी जाती है। हालांकि वहां पर गीता रहस्य पुस्तक लिखते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा जो उदारता का एक दृष्टिकोण दिखाते हैं, तो कुछ प्रखर राष्ट्रवादी जो विचारक अन्य थे, उन्होंने कहा तिलक के विचारों में यहां थोड़ा सा उतार आ जाता है। लेकिन यह भी उनका भ्रम था, क्योंकि इसी कालखंड में तिलक कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। उसकी जो स्वराज्य के प्रति उत्कंठ आकांक्षा थी, उससे आगे 1920 के आसपास जब मृत्युशैया पर भी तिलक था, मरणासन पर, तो उस समय भी उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे थे। वो प्राण पखेरु किसमें? उनके अटके हुए थे, स्वराज्य में अटके हुए थे। आपने देखा होगा, जैसे 90 साल का वृद्ध है, कोई 105 साल का वृद्ध है, लेकिन उसके प्राण पखेरु किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में अटक जाते हैं। समझ लो किसी की बेटी से अटके हुए, तो लोग जाते हैं, उसकी बेटी को लेकर के आते हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। ठीक इसी प्रकार तिलक जब मृत्युशैया पर पड़े थे, बेसुध पड़े थे, लेकिन वो बार बार बड़बड़ा रहे थे। उनको कोई सूझबूझ भी नहीं थी, लेकिन वो बड़बड़ा रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी, लेकिन स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। वर्तमान में भी अपन ने कई वीडियो में इस बारे में चर्चा की है। हमें यह भ्रम है कि हम लोकतंत्र का लाभ उठा रहे हैं। पूर्ण रूप से लोकतंत्र
स्वराज्य के रूप में जैसा तिलक ने सोचा था, ऐसा स्वराज्य की स्थापना अभी तक नहीं हुई। उसका कई वीडियो में मैंने चर्चा भी की है, आप समझने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली में विद्या के मंदिर में भारत के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं। ये स्वराज्य है क्या? कानूनों की जननी संसद में भारत के स्वशासन और स्वराज्य के विरुद्ध अभी भी नारे लगाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं एक बात बता रहा हूं, क्या राष्ट्र पर अपने आप को अनाम उत्सर्ग करने वाले उन राष्ट्रभक्तों ने ऐसे स्वराज्य की कल्पना की थी? पूरे के पूरे परिवारों ने शहादत दी है। राजस्थान में भी ऐसे अनुपम उदाहरण मिलेंगे आपको। अल्पायु में ही अपने आप को राष्ट्र की इस वेदी पर राष्ट्रवाद के यज्ञ में अपने आप को वेदी समझते हुए आहूत कर दिया। उन प्रखर राष्ट्रवादियों ने ऐसी कल्पना की थी कि ऐसे स्वराज्य की स्थापना होगी। तिलक अपने विचारों के माध्यम से इस स्वराज्य की बात को प्रबल मन से और प्रखरता से रखता है। वो हुंकार भरता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस भारतीय भरत ने अपने विचारों के अंतर्गत जिस स्वराज्य की बात को प्रबलता से, प्रबल मन से जो रखा है, वो निश्चित रूप से अकाट्य और प्रमाणित सत्य है। तो तिलक अपने स्वराज्य के लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव, अलगाव लगाव के विचारों से गुजरता है, लेकिन वो स्वराज्य को प्रतिष्ठित करना चाहता है। तिलक ने जिस स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया, उसमें संपूर्ण भारत के लोगों का सम्मिलित रूप से स्वराज्य हो, ऐसी उनकी मंशा थी। उन्होंने मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाली इस नैतिक अवधारणा के अंतर्गत जिस स्वराज्य को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा प्राचीन कालखंड की उस अनुपम और गौरवमयी परंपरा को हम यदि पुनः प्रतिष्ठित करते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत समृद्धशाली होगा। और समृद्धशाली भविष्य की कल्पना करने के लिए इस स्वराज्य की बात तिलक अपने राष्ट्रवाद के अंतर्गत करते हैं। एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है स्वदेशी। स्वदेशी का तात्पर्य केवल हमारे देश में निर्मित यहां तक नहीं है। स्वदेशी का तात्पर्य यहां तिलक की दृष्टि से आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनते हुए विदेशी प्रभाव से मुक्ति। तो स्वदेशी का जो विचार है वो, हालांकि पूर्व में स्वराज्य और स्वदेशी इस प्रकार के विचार महर्षि दयानंद दे चुके, लेकिन तिलक अपने विचारों के अंतर्गत इस बात को और अच्छी तरह से समझाते हैं।
उन्होंने कहा भारत के लोगों में, भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहित प्रत्येक क्षेत्रों में स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी नहीं। केवल हम विदेशी शासन से यदि मुक्ति ले लेते हैं तो क्या होगा? राजनीतिक स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। इसको तिलक क्या बोलते हैं? राजनीतिक स्वराज्य प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन हमें प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी होना है। प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्व में जो प्राचीन कालखंड की भारत की वैभवशाली और गौरवमयी जो परंपराएं थी, जो सामाजिक हमारे मूल्य थे, उनको प्रतिष्ठित करने के साथ साथ भारत में जो लघु और कुटीर उद्योग चलते थे, भारत का राज्य ग्राम राज्य और राम राज्य था, वो पुनः प्रतिष्ठित होना चाहिए। ग्राम राज्य क्यों कहा उसको? क्योंकि प्रत्येक गांव में लघु और कुटीर उद्योग थे अपने, और प्रत्येक गांव उन लघु एवं कुटीर उद्योगों के कारण स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन से वहां के जितने भी लोग थे सबको रोजगार मिला हुआ था। अब परिस्थितियां तिलक कह रहा भिन्न हो गई, क्योंकि हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग ब्रिटिश के औद्योगिक राजघरानों के ग्रास बन गए। क्या? ब्रिटिश औद्योगिक घरानों के ग्रास बन गए और वह बंद हो गए। फलतः गांव में बसने वाला हमारा आत्मनिर्भर किसान बेरोजगार हो गया, तो संपन्न भारत विपन्नता की श्रेणी में आ गया। विपन्नता को दूर करने के लिए, बेकारी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें स्वदेशी पर बल देना पड़ेगा, ऐसा तिलक अपने विचारों के अंतर्गत प्रबल मन से कहता है। क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए हमें जो औद्योगिक घरानों के ग्रास बने हैं, उन लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्वदेशी का भाव हमारे मन में जागृत करना पड़ेगा। वही उस कालखंड में तिलक के द्वारा जो स्वदेशी की अवधारणा दी गई है, चीन के औद्योगिक साम्राज्य के विरुद्ध वर्तमान में भारत के लोगों में आंशिक रूप से जो स्वदेशी का भाव जागृत हुआ है, ये यदि आंशिक थोड़ा और भी स्वदेशी जागृत हो जाए तो चीन जो औद्योगिक अपने आप को समृद्धशाली मानता है और भारत को अपने चुगल में जो लेके रखा है, वो घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो स्वदेशी सबसे बड़ा अस्त्र है। तिलक इस राजनीतिक अस्त्र के माध्यम से, तिलक स्वदेशी रूपी राजनीतिक अस्त्र के माध्यम से भारत में
स्वराज्य प्रतिष्ठित करते हुए राष्ट्रवाद के विचारों को अंकुरित करना चाहता है। और स्वदेशी का भाव यदि अंकुरित होता है तो कालांतर में स्वदेशी का जो वट वृक्ष स्वराज्य के रूप में जो फलीभूत होता है वो कालांतर में राष्ट्रवाद का रूप ले लेगा। ऐसा तिलक के चिंतन के अंतर्गत रहता है। तो उसका राजनीतिक जो हथियार है वो क्या है? बहिष्कार। स्वदेशी का राजनीतिक जो हथियार है वो क्या है? बहिष्कार। तिलक कहता है विदेशी शासन व्यवस्था का बहिष्कार न करना ही केवल बहिष्कार नहीं है, वो कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में आप बहिष्कार कीजिए। तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा है भारत में वर्तमान में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था, बैंक व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था, सेना एवं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, संचार व्यवस्था, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था यानी कि समुचित व्यवस्था किनके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में है। यदि ये भारतीय तय कर लेते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल नहीं सकती। तिलक विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार करने की बात को प्रबलता से रखता है। आगे अपन जब शिक्षा के विचार पढ़ेंगे तब इस बात को और व्यापक रूप से समझेंगे कि तिलक के एक छोटा सा उदाहरण था। तिलक के समर्थ विद्यालयों में विदेशी कागज की लुगदी से निर्मित उत्तर पुस्तिकाओं में बोर्ड के विद्यार्थियों ने जब एग्जाम देने से मना कर दिया, परीक्षा देने से मना कर दिया, तब ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलने लग गई कि ये है कौन। राष्ट्रों का मुकदमा चला करके उन्हें जेल में डाला गया। छोटा सा एक बहिष्कार किया। उनका बहिष्कार सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। अभी अपन ने चाइना का जो उदाहरण दिया वो वर्तमान में बहुत सटीक और व्यवस्थित उदाहरण है। यदि हम चाइना के समस्त जो चाइना के निर्मित उत्पाद हैं उन उत्पादों का हम बहिष्कार कर देते हैं तो चाइना की मजबूरी हो जाती है वह भारत के सामने घुटने टेक दे। इस हेतु तिलक इस बात पर बल देता है कि बहिष्कार करने के लिए आप में यदि सामर्थ्य नहीं है, आप सक्रिय यदि इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं तो जैसे स्वदेशी का एक दूसरा रूप है बहिष्कार। स्वदेशी अपनाओ, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य हो, विदेशी का बहिष्कार करो। तो जिस प्रकार स्वदेशी का दूसरा रूप या स्वदेशी रूपी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? बहिष्कार है। ठीक उसी प्रकार बहिष्कार का दूसरा रूप है निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय तिलक क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध पर बल देता है।
वो कहता है कि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सक्रियता से सशस्त्र उनसे संघर्ष कर सकते हैं। शस्त्र नहीं है तो आप राजनीतिक अस्त्र के माध्यम से उनसे संघर्ष कीजिए। राजनीतिक अस्त्र कैसे? आप ब्रिटिश शासन का साथ देना छोड़ दीजिए। अरे मुट्ठी भर ही तो अंग्रेज थे जो शीर्ष पदों पर चल बैठे थे, बाकी की व्यवस्था कौन संचालित कर रहे थे? हम ही तो कर रहे थे। एक जो कुल्हाड़ी होती है वो कभी किसी वृक्ष की टहनी को नहीं काट सकती। वृक्ष को काटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसी वृक्ष की टहनी जब कुल्हाड़ी के हत्थे के रूप में उसके साथ जुड़ जाती है तो कुल्हाड़ी मजबूत होकर के बड़े से बड़े वृक्ष को काट देती है। यानी कि जो कुल्हाड़ी के हत्थे थे वो हम भारतीय ही तो थे। हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद था वो सुसुप्त था। हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। आप क्या समझते हो? राष्ट्रवाद अभी जागृत हो गया? ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी इसी प्रकार सुसुप्त राष्ट्रवाद की भावना है वो हमारे अंदर है, तभी तो ये परिस्थितियां हो रही है। वरना चाइना हो चाहे पाकिस्तान, क्या है? यदि भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रवाद इजराइल के लोगों की तरह हो तो पाकिस्तान क्या आगे दिखा दे हमें? तो तिलक अपने विचारों के अंतर्गत निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से वो कहते हैं आप ब्रिटिश शासन व्यवस्था का साथ देना छोड़िए। राजस्व एकत्रित करना हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सब भारत के लोग ही तो चला रहे थे। देखो भाई, आप बुरा मत मानना, एक बात है जो नहीं कहनी चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूं। जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड जो करवाया था, जनरल डायर ने एक भी गोली नहीं चलाई थी। गोली चलाने वाले सारे हमारे अपने थे। उन्हीं कुल्हाड़ी के हथों ने किसी बहन के सिंदूर को सूना किया तो किसी की हाथ की कलाई को सूना किया। तो तिलक हमारे इस सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करने के लिए कहते हैं सक्रिय प्रतिरोध आप लड़ नहीं सकते, चलो सामने हथियार लेके लड़ नहीं सकते, छोड़ दो, लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था का साथ देना तो छोड़ो। यदि आप साथ देना छोड़ देंगे, अरे एक महीना तो बहुत दूर की बात है, एक दिन भी बहुत दूर की बात है। तिलक कहता है 1 घंटा भी ब्रिटिश शासन यहां पर शासन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार प्रखर राष्ट्रवाद के विचारों के अंतर्गत तिलक निष्क्रिय प्रतिरोध की बात को प्रबल मन से रखते हैं। एक छोटा सा अंतिम बिंदु और बचा है, फिर आपका राष्ट्रवाद का ये वीडियो है वो पूरा हो जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से, लंबा जरूर है लेकिन बहुत कुछ इसको आपको यदि देखेंगे और इसके नोट्स बनाओगे तो जीवन में बहुत काम आएगा। तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक जिस राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहा है वो राष्ट्र में सकारात्मक, सृजनात्मक राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण की शिक्षा की बात करता है। अरे हमने एक अच्छा वैज्ञानिक बनाने, अच्छा डॉक्टर बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने, अच्छा प्रोफेसर बनाने
या अच्छा पुलिसकर्मी बनाने के चक्कर में एक अच्छा नागरिक बनाना तो हम भूल गए। हम अच्छा नागरिक तो हमने उसको बनाया नहीं, डॉक्टर बना के छोड़ दिया। अभी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत अनुपम और अच्छा, मैं खुद उनके जो वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, उन सब में जुड़ता हूं। बहुत अच्छी एक पहल शुरू की है। आने वाले समय में वही तिलक की सोच और चिंतन की जो शिक्षा है उनको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए यह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जो नैतिक शिक्षा दी जा रही है, तकनीकी के साथ साथ जो नैतिक की शिक्षा दी जा रही है, वो मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हमने व्यक्ति निर्माण को तो हम भूल गए, डॉक्टर बना के छोड़ दिया। वो क्या न्याय करेगा जिसको भारत की संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है? हाँ, अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी बच्चे में अंग्रेजी का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हमने उस बच्चे में भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा डाला ही नहीं, तो उसे क्या ज्ञान होगा? वो बच्चा पिताजी का मतलब नहीं समझेगा, वो फादर का मतलब भी नहीं समझेगा। फादर का मतलब तो अंग्रेजी मीडियम की पर्टिकुलर कुछ स्कूलों में फादर तो उसका जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं। डैड का मतलब समझेगा। तो इस भौतिकवाद की चकाचौंध में व्यक्ति निर्माण हम भूल गए। तिलक तत्कालीन कालखंड में व्यक्ति निर्माण वाली, राष्ट्र निर्माण वाली शिक्षा व्यवस्था को आधार बनाते हैं। इस आधारभूत शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत तिलक आगरेकर और चिपलूणकर से मिलकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं। न्यू इंग्लिश स्कूल, ये जो न्यू इंग्लिश स्कूल है, यही कालांतर में आगे जाकर के क्या बन जाती है? दक्खन एजुकेशन सोसाइटी। क्योंकि आगरेकर चिपलूणकर से उनकी प्रारंभिक कालखंड की जो राष्ट्रवाद था, उसके कारण ट्यूनिंग तो अच्छी बैठ गई, शिक्षा व्यवस्था तो शुरू कर दी, लेकिन तिलक के तो मन में स्वराज्य और स्वदेशी का भाव था। वो तो स्वराज्य प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इस अलग को जगाने के लिए विद्यार्थियों में भाव भरने की कोशिश की तो उनमें वैमनस्य स्थापित हो गया, मतैक्य नहीं रहा। तो विरोधी विचार के कारण वो अलग हो जाते हैं, तो कालांतर में वो दक्खन एजुकेशन सोसाइटी में चलने लगते। फिर समर्थ विद्यालयों के माध्यम से वो 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। 4 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है? शिक्षा जन सामान्य को मिले, यानी कि शिक्षा केवल पैसे वालों को ही मिले यह आवश्यक नहीं। शिक्षा जन सामान्य को मिले, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी कि नेसेसरी कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वर्तमान में जो चल रहा है ये। दूसरा, भारतीयों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और उनका उद्देश्य भारतीयों के लिए वही प्राचीन कालखंड की गौरवमयी संस्कृति को वर्तमान की तकनीकी से जोड़ते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान का जो तकनीकी का क्षेत्र है उससे जोड़ते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण। हम अपने घर के निर्माण यानी कि उत्कोच के चक्कर में राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण को हमने छोड़ दिया, तभी तो भारत में स्वराज्य प्रतिष्ठित नहीं हुआ। यदि
पूर्व के लोग कुछ इस प्रकार का चिंतन रखते तो भारत की यह दशा नहीं होती, न दिशा होती न दशा होती। वर्तमान के लोगों में, हम लोगों में जो जागृत का भाव उत्पन्न हुआ है, ये बहुत समय यदि पहले हो जाता तो निश्चित रूप से वही राष्ट्र का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य पर खरे, चरित्रवान, अनुशासित, न्यायप्रिय व्यक्ति का निर्माण होने के बाद में वो पुलिस का अफसर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो कोई अधिकारी कर्मचारी जो भी बन रहा है, सबसे पहले वो क्या बन रहा है? एक अच्छा नागरिक बन रहा है, नैतिक राष्ट्र निर्माण करने वाला जागरूक व्यक्ति बन रहा है। तो तिलक व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, इस बात पर तिलक बल देते हैं। उन्होंने कहा यदि हम इस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप उसको गति मिल जाएगी, क्योंकि हमने व्यक्ति का निर्माण भी इसी प्रकार का किया है। वो उत्कंठ, शीलवान, चरित्रवान, स्वावलंबी, सुदृढ़ और नैतिक जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? राष्ट्र की जागृति के लिए अपने आप को आहूत कर देगा। तिलक एक ऐसा भी सोचता है कि शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा जो होती है उस मातृभाषा के कारण उसमें आसानी से उस चीज को सीख सकता है। हम जिस अंग्रेजी भाषा की इस प्रतिस्पर्धा में जिस अंग्रेजी को थोपते जा रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कुछ ही परिवारों में उनके बच्चे अपने पिताजी को पिताजी बोलते होंगे। मातृभाषा में वो उनकी लोकल लैंग्वेज होती, मदर टंग जो होती है, उससे किसी भी बात को आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छी तरह से उस बच्चे का विकास भी हो सकता है। वर्तमान में चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, यदि उसके बचपन में ही शुरू से लगा करके अंत तक यदि वास्तव में उसको हिंदी भाषा का ज्ञान करवाया जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होंगे और वो अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएगा। एक राष्ट्र की एक लिपि, देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा पर वह बल देते हैं। एक और भी है, तिलक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा पर बल देते हैं। तिलक राजनीतिक शिक्षा की बात करते हैं, तिलक धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं। धार्मिक शिक्षा का तात्पर्य किसी धर्म से नहीं, नैतिकता के उन मूल्यों से है जिससे व्यक्ति के मन में वही आत्मनिर्भर वाला भाव प्रतिष्ठित हो जाए। तो उत्कंठ प्रखर राष्ट्रवादी तिलक के विचारों के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद के विचार है उसमें स्वदेशी, स्वराज्य, निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इस प्रकार का जो चतुर्दंड है, ये चतुर्दंड के जो विचार है वो तिलक के इस राष्ट्रवाद के विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। तिलक जिस प्रबल और प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो पक्ष पोषण करते हैं उसके अंतर्गत वह भारतीयों के द्वारा जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, वह सामाजिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, वो आर्थिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। जब प्रत्येक क्षेत्र में होगा तब निश्चित रूप से स्वराज्य है वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस प्रकार तिलक के मन में प्रबल और प्रखर राष्ट्रवाद का भाव है वो अंकुरित था।